देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमने देखा कि सियासी पारा जो है वो काफ़ी जो है वो ऊपर रहा और हमने ये देखा कि एमक्यूएम ने अपने एतराज़ात जो थे हल्का बंदियों के हवाले से वो भी जमा करवा दिए हैं। दूसरी तरफ हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान की आज नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, कोई 1.5 घंटा ये मुलाकात जारी रही। इसमें भी ये बात हुई कि इलेक्शन में एमक्यूएम के साथ जो है अलायंस है उसके ऊपर उनको आगाह किया गया मौलाना साहब को। फिर हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कॉन्फ्रेंस की जाती है और नून लीग की तरफ से भी कॉन्फ्रेंस की जाती है और एक दूसरे पे शायद इल्ज़ाम तराशियां तो इस तरह से डायरेक्ट नहीं लगा रहे, लेकिन बातों में कहीं ना कहीं कोई तीर जो के नश्तर जो है बरसाए जाते हैं और गुफ्तगू की जाती है। खैर बहरहाल आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे इसी हवाले से ख़ास तौर पे और मैं चाहूँगी हमें जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आसिफ बाजवा साहब हैं, मेरे रहनुमा मुस्लिम लीग नून से, वो ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद अबू बकर है रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान से, वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। शमीम मुमताज़ साहिबा है रहनुमा पीपल्स पार्टी से, वो प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार करेंगे। सबसे पहले मैं मोहम्मद अबू बकर साहब के पास जाना चाहूँगी। अबू बकर साहब मुझे ये बताइएगा कि एमक्यूएम की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि उन्होंने एतराज़ात जो है वो जमा करा दिए हैं हल्का बंदियों के लिहाज से, अब इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर जो है वो फैसला करना होगा। और कौन कौन से एतराज़ात थे जो जमा करवाए गए हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से? अबू बकर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, आपको दोबारा कॉल करते हैं। आसिफ बाजवा साहब की जानिब चलूंगी मैं। आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की और मौलाना फजलुर रहमान की, इसको आप कैसे देखते हैं? आने वाले इलेक्शन के लिए कितनी फ्रूटफुल होगी ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पीडीएम के जो हैं वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो चेयरमैन हैं पीडीएम के, और जो अपोजिशन इत्तेहाद बना था उस इत्तेहाद को उन्होंने लीड किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके उन्होंने एक बड़ी शानदार जदोजहद की और उस जदोजहद के नतीजे में हमारी जान जो है वो पीटीआई के चेयरमैन से छुड़ाई। और इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये इत्तेहाद जो था ये कामयाब तरीन इत्तेहाद था। अब बात ये है कि अब चूंकि वो जो इत्तेहाद है उसको तो अभी तक क्लियर नहीं है कि हम उसके साथ हैं या वो इत्तेहाद है या नहीं है, ये तो मौलाना साहब बता सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपने फरमाई कि मौलाना साहब के साथ जो मीटिंग हुई है उसके क्या नताइज होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब का एक अपना विजन है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हमेशा उन्होंने उनका साथ दिया है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की हर बात को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो उसको बड़ी जो ड्यू इम्पोर्टेंस है वो देते हैं और जो तमाम मामला हैं उनके साथ वो डिस्कस करते हैं। एक कल खबर आई थी चैनल्स पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, के मौलाना जो है वो आने वाले इलेक्शन के बाद जो है वो सदर मुमलिकत होंगे। वो जमीयत इस्लाम के एक लीडर थे, उनकी स्टेटमेंट आई और आज ही मुलाकात भी हो गई और उसमें ये तय हुआ कि इस तरह की जो बात है ये हम आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद डिसाइड करेंगे। दूसरी बात ये है कि आने वाले दिनों में केपी में मैं ये समझता हूँ, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीएमएलएन, कि हमारे पास केपी में जॉइंट वेंचर के लिए, सीट टू सीट एडजस्टमेंट के लिए या किसी भी दीगर तरीके से इलेक्शन में एक दूसरे को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं ताकि आने वाली जो गवर्नमेंट है केपी में भी और मरकज में भी, इस सिलसिले में मौलाना साहब के साथ यकीनी तौर पे हमारी सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है और इंतखाबी इत्तेहाद भी मुमकिन है, या इसको कोई भी नाम दे लें, कोई भी शक्ल दे लें। ये पॉसिबल है कि हम आने वाले जो अपकमिंग इलेक्शन है 24 में 8 फरवरी को वो मौलाना साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून केपी में भी और पूरे पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं हमारा इंशाल्लाह आपस में कोई ना कोई जो है वो जो हाथ मिलते हैं वो हाथ मिलेंगे, क्योंकि हमारे एक दूसरे के साथ जहन भी मिलते हैं।
तो सियासत में ऐसा चलता रहता है और बिलखसूस चले जब केपी इलेक्शन में का तो दौर आसिफ साहब दोहरा। ये हो गया, और एमक्यूएम जो है वो सिंध में आपके अलायंस में होगी इंतखाबात में। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। अब मैं अबू बकर साहब ऐसा के पास जाऊंगी। अबू बकर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अबू बकर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो आज एतराज़ात आपने हल्का बंदियों के हवाले से जमा करवाए हैं, इसके अलावा कौन कौन से एतराज़ात थे, इसके अलावा जो आपकी पार्टी जो है वो सामने रखना चाहती थी कि इनको पहले हल किया जाए इलेक्शन होने से पहले? ये जो हल्का बंदियों के हवाले से एतराज़ात जो किए गए थे, तो इसमें जो अभी सामने चीज़ें आई हैं, हमारे एतराज़ात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। और सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा जमातें सिवाय एक जमात के सबको इसके ऊपर एतराज़ है। और सबने, आपने देखा होगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ट्वीट किया है। तो हमारा कहना ये है कि जब एतराज़ात लगाए गए और मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से अबू बकर साहब की आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। शमीम मुमताज़ साहिबा, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ ये मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी पर ही सारे क्यों जो है वो तीर बरसाए जा रहे हैं तमाम जमातों की तरफ से, जबकि पिछले जो हुकूमत रही है इमरान खान को गिराने के बाद, तहरीक अदम एतमाद के बाद, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, इत्तेहादियों में थी पीडीएम के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ आ रही है और आपको भी यकीनन मेरी आवाज़ आ रही होगी। जहाँ तक आप बात हेलो जी जी, मैं आपको सुन सकती हूँ। हाँ, बस जहाँ तक बात आपने की कि सारे तीन पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों बरसाए जा रहे हैं, तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा। ये तो हर दफ़ा होता रहा है, हर इलेक्शन में होता रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी होती है और जो दूसरी गैर जमहूरी कुव्वतें हैं जो अपने आप को नाम नहाद जमहूरी कहती हैं वो एक तरफ होती हैं सारी। और जहाँ तक बात है पीडीएम के सरबराह होने की और मौलाना साहब के, पीडीएम एक वक्त के लिए बनी थी और पीपल्स पार्टी का इसमें बहुत अहम रोल था पीडीएम बनाने में और उनका सदर बनाने में। अब वो 18 महीने या 16 महीने की जो भी गवर्नमेंट थी, हम तो पीडीएम से पहले ही बाहर आ गए थे और अब उसके बाद ये पीडीएम का भी वजूद नहीं रहा। तो अब सब अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। और जहाँ तक इत्तेहाद की बात है तो जाहिर है सियासी इत्तेहाद बनते बिगड़ते रहते हैं। देखते हैं कि 2024 का सूरज जो है वो किनको सामने लाता है, कौन इत्तेहाद में आते हैं और कौन नहीं आते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमेशा से अकेली रही है, अकेली ही इंतखाबात लड़ती है और इंशाल्लाह इस दफा भी हम अकेले ही इंतखाब लड़ेंगे। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप ये कह रही हैं कि बार बार जो हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव सामने नजर आता है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का नजर आता है, और दूसरा ये कि हल्का बंदियों पर आप लोगों ने भी जो है एतराज़ात किए थे और थोड़े से आप लोगों को भी गिले शिकवे शिकायतें थी, लेकिन असल में तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने आगे बढ़कर जो है इसको उठाया, इस मसले को। आप लोगों ने इस पर बात क्यों नहीं की? नहीं, देखें हमने क्यों नहीं की। जब सेंसस हुए थे पहले तो सेंसस के खिलाफ सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बात की थी, असेंबलियों में भी की थी, असेंबली के बाहर भी की थी, मीडिया पे भी की थी कि हम इस सेंसस से मुतमईन नहीं हैं। उस सेंसस के बाद दोबारा सेंसस की बात हुई। जहां तक डीलिमिटेशन की बात है तो जब तक सेंसस ही सही नहीं होंगे तो डीलिमिटेशन कहाँ से सही होगी। तो उसके लिए ये बोलना जरूरी नहीं कि कौन पहले गया और कौन बाद में गया। तो हम तो पहले भी उसमें शामिल रहे हैं इस सेंसस के खिलाफ, और दूसरे सेंसस पे भी हमने अदम एतमाद का इजहार किया। लेकिन हम चाहते हैं कि जमहूरी जो एक बड़ी मुश्किल से सिस्टम जो है वो ट्रैक पर आया है, हम उसको डी ट्रैक नहीं करना चाहते। इसलिए हम इस बात पर राजी हुए कि जो है अब जैसा है कि बुनियाद से हम इस इलेक्शन को जाया ना होने दें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि अगर एक मरतबा इलेक्शन डिले होता है तो फिर 10 साल के लिए और 15 साल के लिए वो लोग आगे पाकिस्तान पे शब खून मार के हुकूमतें करते हैं जो गैर जमहूरी लोग होते हैं। अच्छा, अबू बकर साहब आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं? अच्छा, आसिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि जैसे पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो सेंसस के लिहाज से उनको एतराज़ात थे, उनको सेंसस के लिए बहुत देर नहीं होगी इस पे एतराज़ करने के लिए? मरदमशुमारी जब हो रही थी या जब उसके रिजल्ट कंपाइल हो रहे थे उस पर अगर एतराज़ किया जाता, उस वक्त बोला जाता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। इलेक्शन का वक्त जब सर पे बिल्कुल करीब आ जाता है तब पार्टीज को एतराज़ात शुरू होते हैं कि ये हल्काबंदी सही नहीं हुई, यहाँ हमारा वोट बैंक कम हो रहा है। देखिए बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन पुअर हो, किसी के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो या मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन जो है वो पुअर हो, तो फिर मुझे बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली आपको कहना चाहिए कि मुझे इस बाबत इल्म नहीं है। तो जब गवर्नमेंट थी पीडीएम की और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी,
और केपी में उनकी गवर्नमेंट थी पीटीआई की, और पंजाब में भी जो है वो गवर्नमेंट थी पीटीआई की। तो और उसके बाद केयर टेकर थे उस वक्त। ये इतराज़ात जो है वो सलामती जो कौंसिल है पाकिस्तान की कमेटी, उसमें ये इतराज़ उठाए गए, और उन इतराज़ात के बाद एक प्राइम मिनिस्टर और चारों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर थे वो एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये मीटिंग स्पेसिफिकली सेंसस के मुतल्लिक की गई थी, और सब लोगों ने उसमें अपनी अपनी जो इनपुट थी वो दी, और सब ने एग्री किया कि जो सेंसस हुई है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। और अब जो नए इलेक्शन होंगे, जो अब उस वक्त तो 2023 में होने थे, जो कि अब 2024 में होने जा रहे हैं, तो उसमें इन सब चारों वज़राए की 2 केयर टेकर थे, और ये पीपल्स पार्टी के अपने इलेक्टेड थे वो, और पीटीआई और उसके बलोचिस्तान के, ये सब लोगों ने अपनी राय दी कि ठीक है हम सेंसस को एक्सेप्ट करते हैं, और इन सेंसस की बुनियाद पर ही नई हल्काबंदियां होगी, डिलिमिटेशन होगी, और जो सारे मामला थे इसी के तहत होंगे। और यही वजह, बुनियादी वजह थी कि इलेक्शन जो है वो डिले हुए। और मैं ये समझता हूँ कि अब अगर कोई इतराज करता है तो फिर मैं ये समझता हूँ इट इज ओनली लैक ऑफ नॉलेज। तो अब तो कोई उसका कोई रीजन नहीं है, और ना कोई जवाब है, और ना ही कोई ये प्रॉपर टाइम है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा आसिफ साहब कि मुस्लिम लीग नून के सदर जो है शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात जो लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो बेरोज़गारी का खात्मा हो। पाकिस्तान के जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की उन्होंने बात की और बेरोज़गारी की बात की। यही बात सिमिलरली जो है वो आप देखें पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कही, और उन्होंने कहा कि हमारा जो मुकाबला है वो महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी से है, और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है वो मेरे साथ मिलकर इन तमाम मसाइल का मुकाबला करेगी। तो आप दोनों पार्टीज जो है, मुस्लिम लीग नून की भी बात करूं और पीपल्स पार्टी की, तो सेम बात कह रहे हैं, सेम इशू को एड्रेस कर रहे हैं, और सबसे बड़ा इशू भी पाकिस्तान का इस वक्त यही है, माशी बहरान। तो इसके माशी बहरान को ख़त्म करने के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात जो है सबसे पहले मुस्लिम लीग नून ने कही थी, और उसको अब सेकेंडरी अगर मैं देखूं तो पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है, और यही मसला है सबसे बड़ा। क्या इसके लिए आप लोगों ने कोई प्लानिंग करके रखी हुई है कि किस तरीके से ये सारे मसाइल को हल करेंगे, माशी बहरान को खास तौर पे? देखिए, मैं अर्ज करूं कि जब 2018 के इलेक्शन हुए और एक प्राइम मिनिस्टर को पहली जो स्पीच थी अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उन्होंने उस पहली स्पीच में ही कहा कि आप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। और चेयरमैन पीटीआई ने बीइंग प्राइम मिनिस्टर क्लैपिंग भी की, तालियां बजाई, और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ना अच्छा जेस्चर पेश किया और मुस्कुराए। ही डिडंट माइंड इट, उन्होंने उसको माइंड नहीं किया कि ये आपने क्या बात कह दी, मैं तो एक इलेक्टेड हूँ, आप मुझे सिलेक्टेड कह रहे हैं। वो बड़ा अच्छा मुस्कुराए और उसको तालियां बजाई, ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है। और उसके बाद जब उसी सेशन में जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को 2018 के इलेक्शन में पहली जो उनकी स्पीच थी जिसमें उनको लीडर ऑफ अपोजिशन इलेक्ट किया गया, तो उन्होंने जो पहली स्पीच दी थी मियां शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने उसमें कहा था कि आए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम मिल बैठते हैं, और हम सब लोग जो हैं तमाम स्टेक होल्डर्स और पूरी पार्लियामान हम बैठते हैं, एक ग्रैंड डायलॉग करते हैं, और हम आपके लिए मिसाके मईशत के लिए मैं आपके साथ अपना हाथ बढ़ाता हूं और अपने हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाता हूं, ताकि जो माली मामलात हैं हम इनको मईशियत को दुरुस्त कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से चेयरमैन पीटीआई ने उनकी बात को मजाक में उड़ाया, उनकी बात का ठट्ठा किया गया, और उनकी तज़हीक की गई, और ऐसे अल्फाज बोले गए कि, और उन्होंने उलट यानी बहुत थर्ड क्लास बातें की कि मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं चोरों के साथ मिलने के बजाय मैं तो मर जाने को तरजीह, इस तरह की बातें की गई, और एक नफरत अंगेज तकरीर उन्होंने की। उसके बाद जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने और पीडीएम ने बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब उनके खिलाफ एक लीगल मूवमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक थी वो पेश हुई, तो उसके बाद भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं,
हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के एक ग्रैंड डायलॉग बैठना करना हाँ, वो चाहते भी नहीं हैं। हो सका, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो तो फिर फिर उनकी जो हुकूमत ये में जो सब बातें आपके मईशत का सामने हाल है। हुआ वो तो मैं भी ये सबके समझता हूँ, सामने है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मेरा तो जो मैं सवाल ये है वो मैं शमीम साहिबा से भी इस पे मौक़िफ़ ले लूँ। शमीम साहिबा, आप मुझे बताएं कि गुर्बत का खात्मा कैसे होगा, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, इसके लिए महंगाई से मुकाबला कैसे होगा, इसके लिए कोई प्लान है, कोई स्ट्रेटेजी है आप लोगों के पास? बिल्कुल, देखिए मेरा चेयरमैन जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं जमहूरियत की वजह से और जमहूरियत की बका के लिए, तो वो तो जाहिर है हम अपना प्लान भी दे रहे हैं, बड़े बड़े जलसों में हम ऐलान भी कर रहे हैं कि हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं है सिवाय इसके कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी। तो जाहिर है जब हम इसकी बात करते हैं तो उसके साथ साथ कोई ना कोई प्लानिंग भी हमारे जहन में होगी और उसका ऐलान भी चेयरमैन साहब बार बार कर रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट तो अपनी जगह पर है, हम नौजवानों के लिए भी कार्ड ला रहे हैं, हम जो ज़राई लोग ज़राअत करते हैं हम उसके लिए भी जो है वो खुसूसी पैकेजेस रख रहे हैं। ज़ाहिर है हम उसके साथ साथ मईशत की बहाली के लिए कहीं ना कहीं हम कारखाने और तिजारत के ऊपर भी काम करेंगे। जब हम नए कारखाने और नई चीज़ें लगाएंगे तो वहाँ पर बेरोजगारी कम करने के लिए लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा और जब रोजगार मिलेगा तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ गुर्बत में और बेरोजगारी में जब कमी होगी तो गुर्बत में भी कमी आएगी। तो ऐसा नहीं है कि चेयरमैन साहब जो है वो सिर्फ हवा में ये बातें कर रहे हैं, यकीनन हमारी पूरी मुआशी टीम बैठी होगी और आने वाले वक्त की हम तैयारी भी कर रहे हैं। जिस तरह चेयरमैन साहब हमारे जब वजीर खारजा थे और उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को पैरों पे खड़ा कर दिया जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में तनाव हो गया था सियासी तौर पर, हमने उस वक्त पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए जिस तरह उन्होंने अपने उस 12 महीने 13 महीने के अरसे में जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में एक प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आए वो, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हर दौर में इन तमाम मसाइल का मुकाबला करती रही है और हम इंशाल्लाह इस मरतबा भी उन मसाइल का जो है मुकाबला करेंगे। जहाँ तक बात है मुकामी सियासी जमातों की या गैर मुकामी सियासी जमातों की, तो मैं समझती हूँ कि 4 साल तक तमाम जमातें दूसरी हुकूमतों में बैठ के मजे लेती हैं, मीठा मीठा हफ हफ करती हैं और जब एक वक्त आता है इलेक्शन का करीब का 6 महीने पहले वो तमाम चीजें जो उन्होंने की होती हैं वो सब में कुछ ना कुछ खामियां निकल आती हैं और वही लोग आकर उन्हीं जमातों के साथ जिनके साथ वो बैठे होते हैं उन्हीं के ऊपर वो तनकीद कर रहे होते हैं। तो ये भी एक सियासी तरीका है। अच्छा शमीम साहिबा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने कहा मुकामी सियासी जमातें, गैर मुकामी सियासी जमातें, गैर मुकामी बाशिंदे तो सुना था, ये गैर मुकामी सियासी जमातें कौन सी हैं? मुकामी बाशिंदे जो आके दूसरे सूबों में बैठ जाते हैं और फिर ना वहाँ का शनाख्ती कार्ड होता है, वहाँ की ना कोई उनके पास रिहायशी कोई एड्रेस होता है और वो आके जमातें बना लेते हैं और जमातों में मेंबर बन जाते हैं। तो शमीम साहब आप एमकेएम को तो एमकेएम पाकिस्तान को तो नहीं कह रही ना, अभी उनका तो वोट बैंक है ना कराची में। देखें वो एक बिल्कुल एक सियासी तंजीम है और उनका एक जमहूरी तरीका भी है, वो इलेक्शन में कामयाब भी होते रहे, उनकी सीटें भी हैं, हम उनको उनकी सियासत से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें यही कह रहे हैं ना मुकामी और मुकामी का मतलब क्या है कि चंद जगहों पर अगर वो पढ़े लिखे इलाकों में सिंध के कुछ शहरों में अपनी अक्सरियत रखती हैं तो ठीक है, रखती हैं, बिल्कुल हमने कभी मना नहीं किया, कैसी से वो लोग सीटें जीतते रहे। अभी भी अगर इलेक्शन में लोग उनको मुंतखब करेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है किसी के भी इलेक्शन लड़ने पर। हमने तो पीटीआई को भी कहा है, मेरे चेयरमैन ने, कि आए वो भी लड़े ताकि जरा मुकाबले में मजा भी आएगा और रिजल्ट के ऊपर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो हम तो किसी को भी जमहूरी तरीके से मना नहीं कर रहे। हाँ, अगर कोई लीगल इशू अदालत की तरफ से किसी पर भी होता है तो जाहिर है फिर हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे कि वो आए और वो लड़े, और ना ही हम इदारों को बदनाम होने देंगे, क्योंकि बीबी शहीद का कहना था कि शख्सियत तो खराब हो सकती है, इदारे खराब नहीं हो सकते। तो हम तो इदारों की हमेशा से मजबूती की बात करते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे वो कोई भी इदारा हो। तो हम तो सबको कह रहे हैं आए मैदान में और मुकाबला करते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर मौके मिलने चाहिए। ये ना हो कि पहले कोई और लाडला अब कोई और लाडला, और हम जो है वो फिर भी पहले भी यही कहते रहे कि जी गलत फैसले थे, और अब भी हम यही कहेंगे अगर कोई लाडलापन को सपोर्ट किया गया किसी लाडले को तो फिर हम एहतजाज करेंगे, बिल्कुल करेंगे इसके ऊपर। ठीक है शमीम साहब। अबू बकर साहब आपने दोबारा ज्वाइन किया है, मैं चाह रही थी आपसे 2 दफ़ा मैं सवाल पूछ चुकी हूँ। मैं ये पूछ रही थी कि वो जो एतराज़ात आपने जमा करवाए हैं आज इलेक्शन कमीशन में भी हल्का बंदियों के हवाले से भी, और कौन से एतराज़ात हैं जो आप लोगों को हैं अभी? नहीं, बस हमें जो इस वक्त एतराज़ात यही हैं कि जो हल्का बंदियाँ की गई हैं
उसमें जेनमेंडरिंग हुई है, हल्का बंदियों के अंदर इंसाफ नहीं किया गया, एक्ट के मुताबिक नहीं किया गया, और वो हल्का बंदियों पे हमने एतराज़ात जब सेंसस कंप्लीट हो गए, उस सेंसस कंप्लीट होने के बाद जब डिलिमिटेशन की गई तो फिर उसको उसमें तमाम सियासी जमातों को इस बात का इख्तियार और हक दिया जाता है कि वो उस पर एतराज़ात अगर कोई लगाना चाहता है तो वो लगा। तो हमने अपने एतराज़ात बाकायदा तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, लेकिन जो एतराज़ात हमने जमा कराया था उसमें से किसी एक को भी एड्रेस नहीं किया गया, और वो तमाम चीज़ें एज इट इज़ एक सियासी जमात के हवाले से अप्रूव कर दी गई। तो उस पर हमें एतराज़ था कि जो शहरी इलाके हैं, ख़ास तौर पे सक्खर है या मीरपुर खास है, और कराची के केमाड़ी में या कोरंगी में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल आबादी को तकसीम कर दिया गया है, और उस तरह से उस वोट बैंक को खराब किया गया कि अगर आपके पास, हमारे पास अगर किसी शहर में 10,000 वोट है तो उस 10,000 वोट को 3-4 हिस्सों में रूलर के साथ अटैच कर दिया गया है। तो ये माजी में भी देखें, बल्दियाती इलेक्शन जब हो रहे थे तो उस वक्त भी हमने एतराज़ात किए लगाए थे कि यहाँ पे जो तकसीम किया गया है, डिलिमिटेशन की गई है, उसमें आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा बिगाड़ा गया है। कहीं पे 25,000 वोट पे यूसी बनाई गई और कहीं 90,000 पे यूसी बनाई गई। जो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का पाकिस्तान का जो हल्का था वहाँ पे 90,000 पे यूसियाँ तश्कील दी गई, और जो दूसरे इलाके थे वहाँ पे 25,000 पे, 28,000 पे, 30,000 पे। तो यानी कि एक यूसी को जो फंड मिलेगा वो 30,000 नफूस को उतना ही पैसा मिलेगा, और दूसरी तरफ 90,000 पे। तो ये एतराज़ात थे, उसको नहीं माना जा रहा था, लेकिन बाद में इसको माना गया। हमारे हिसाब से तकरीबन 73 यूसीज ऐसी थी जो कम बनाई गई। ये तो बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे हैं ना अबू बकर साहब, बल्दियाती इंतखाबात की बात करें, मैं जनरल इलेक्शन के लिए बात कर रही हूँ। बल्दियाती इंतखाबात में तो आपने बाइकआउट कर रहा हूँ कि मैं उसके तसलसल में वो चीज तकरीबन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से शुरू हुआ और वो अभी भी हुनूस जारी है। तो इस तरह से ये सिर्फ हम इस पे एतराज नहीं कर रहे हैं, इसमें और दीगर सियासी जमातें जो सिंध में हैं और उन सब ने एतराजात किए हैं। आज तकरीबन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं कि ऐसा लगता है कि खास तौर पे सिंध का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक सियासी जमात को बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा है कि फेवर दे रहे हैं, वरना अगर हमने कोई एतराज किया था तो उस एतराज के ऊपर किसी किस्म की कोई काल नहीं रखा गया और इसी बुनियाद पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का खत आया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनियर के पास और फिर आज ये लोग गए थे वहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में, फारूक सत्तार भी वहाँ पे थे, जावेद हनीफ थे और ये लोग गए और उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने इस बात का कहा है कि ठीक है आपके एतराज़ात को हमने नोट किया है और हम अगर इस चीज़ को सही नहीं किया गया तो हम आगे फिर कानूनी रास्ता भी अख्तियार करेंगे, क्योंकि ऐसा इलेक्शन जिसमें सबको एक जैसा ना ट्रीट किया जाए, ऐसा इलेक्शन जिसके अंदर किसी एक जमात को फेवर किया जाए, किसी एक जमात की सारी बातों को मानी जाए और दूसरे जमातों के किसी भी एतराज को एड्रेस ना किया जाए, तो ये तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। इस इलेक्शन को फिर कौन मानेगा? तो ये हमें एतराज है और सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है और इस तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हमने इलेक्शन कमीशन में आज जाकर बात की है और इलेक्शन कमीशन अगर हमारे एतराज़ात को, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं करते तो फिर हमारे पास कानूनी रास्ता अख्तियार करने के लिए हमारे पास अख्तियार है और हम उसके ऊपर गौर कर रहे हैं और फिर हम अदालतों की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, एक सवाल मैं दोनों पार्टी से, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि जो डेट दी गई है 8 फरवरी में पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में शदीद सर्दी होती है, तो इतनी सर्दी में जो टर्न आउट रेशो है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा होगा या ये इलेक्शन के लिए इतना सही साबित नहीं होगा? देखिए, ये एतराज़ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब ये इलेक्शन की बात हो रही थी और जब गवर्नमेंट उस वक्त अगस्त में ख़त्म हुई और उसके बाद जब इलेक्शन की बात हुई तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से ये एतराज़ आए थे कि फरवरी के महीने में सख्त सर्दी होती है और पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके जो हैं, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा, पाटा का एरिया या बलूचिस्तान के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ सख्त सर्दी होती है, वहाँ पर निकलना मुश्किल होता है। तो ये जो एतराज़ उन्होंने किया था और इसमें किसी हद तक लॉजिक भी है कि ऐसा इलेक्शन ऐसे वक्त में कि अगर पाकिस्तान के वोटर्स एक इलाके के वो निकल कर ना आ सकें, बर्फबारी हो रही होती है, लोग घरों से नहीं निकल पाते, तो ये एतराज़ात को फजलुर रहमान साहब की तरफ से JUI की तरफ से बहुत पहले इसके ऊपर एतराज़ किया गया था और आज खैबर पख्तूनख्वा के
शायद वहाँ के गवर्नर ने या वहाँ के किसी मिनिस्टर ने ये बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों के अंदर फरवरी के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर गवर्नर साहब ने कहा था, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कैंपेन चलाना भी मुश्किल हो जाएगा शदीद सर्दी के बावजूद भी। शमीम साहिबा, आप क्या कहती हैं कि ये जो डेट है या ये महीना, इसमें इंतखाबात जो है वो आसान होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि उसके बाद गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रमज़ान आ जाएंगे और फिर जो है वो स्कूल्स का मसला हो जाएगा, क्योंकि सेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है तो स्कूल्स बिजी होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मुनीबा, मैं तो बस अपने तमाम सीनियर लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो पूरी दुनिया के मुल्कों की निकाल देते हैं, यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की, फला जगह ऐसा होता है, फला जगह ऐसा होता है। तो जब 8 फरवरी की बात हो रही है तो फिर हमें उन मुल्कों की उस ठंड को भी याद रखना चाहिए, उस बर्फबारी को भी याद रखना चाहिए, उस तमाम जो बर्फानी तूफान होते हैं उनको भी याद रखना चाहिए। तो वहां पर भी तो इलेक्शन होते हैं, वहां पर भी तो लोग वोट डालने निकलते हैं। तो अब ये मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो उन मुल्कों की मिसाल देते हैं, जब हम तरक्की की बात करते हैं तो उन मुल्कों की मिसाल देते हैं, तो जब इलेक्शन की बात हो रही है तो हम ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, हमारे पास बहाने बहुत है ना। मसला ये है कि किसी ना किसी को जब बहाने देने होते हैं तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। अच्छा, अब रमजान आ गया, अब छुट्टियां आ गई, अब स्कूल बिजी है। तो मैंने कहा मैं पहले ही पूछ लूं कि आने वाले दिनों से पहले कि जब ये बहाने आए तो मैंने कहा मैं पहले बता दूं कि नहीं, मैं आपसे एक बात और भी करना चाह रही हूँ मुनीबा, आपके तवज्जुह से, कि मैं अपनी इस जमात से, एमक्यूएम से, या और जो लोग हैं वो जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह जाएं, लेकिन ये कम से कम जमहूरियत को तो डिट्रैक्ट ना करें ना। हर उस वक्त ये कोर्ट चले जाते हैं। अभी इन्होंने आखिर में जाके बिल्कुल कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उन पे पाबंदी लग जाए। अब आप कहते हैं कि बेरोजगारी है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अब आप कोर्ट जाके वो कर रहे हैं। तो इसी तरह मैं समझती हूँ कि इन्हें इस वक्त इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। बेशक जाए, कोर्ट के दरवाजे खुले, कोर्ट जो फैसला करेगा, हमने हमेशा इज्जत की है कोर्ट की, हम मानेंगे। लेकिन मैं इस वक्त इनसे ये गुजारिश करूंगी कि मुल्क जो है वो बहुत पहले ही बहुत पीछे है हर तरह से। कोविड के बाद से लेकर अब तक आप देखें मईशत का जो भी हाल हुआ है, आप इस वक्त जाके फिर कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे जी इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए, कोर्ट वो फैसला कर देगा जो कोर्ट को करना होगा। तो क्या ये पाकिस्तान के अवाम के हक में बेहतर होगा? आप इलेक्शन के लिए मैदान में तो उतरे ना। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि जी वो फला यूनियन काउंसिल में ये ठीक है हुआ होगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ होगा। कहीं 25,000 पे और कहीं 75,000 पे अगर ये फेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फेस कर रही है। हमारी भी बहुत सारी यूनियन काउंसिल में यही सूरत हाल हुई है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियात के इलेक्शन को फेस किया है और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक वोट बैंक बनाया है और हमने क्लीन स्वीप किया है पूरे सिंध में, तो आप आइए, बिल्कुल काम की बुनियाद पर आप भी आइए। अगर आप समझते हैं तो यकीनन आपकी जीत होगी। कम या ज्यादा का फर्क बाद में देखा जाएगा, कानून साजी असेंबलियों में हो जाती है, बाद में बैठ के हम कानून साजी कर लेंगे असेंबली में। अगर आपको कोई एतराज होगा या हमें कोई एतराज होगा, वहाँ बैठ के हम पार्लियामेंट में फैसले कर लेंगे ये। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अबू बकर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अबू बकर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे और एतराज़ात होते रहते हैं या मसले होते रहते हैं, एंड टाइम पर कोई इस तरह के हर्डल्स क्रिएट ना किया जाए जिसकी वजह से इलेक्शन मुतासर हो। लगता तो नहीं है कि एमक्यूएम कोई ऐसी हर्डल क्रिएट कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है जो आपका अलायंस यहाँ बना है सिंध में नून लीग के साथ, और आज मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई तो इसी अलायंस के बारे में भी गुफ्तगू की गई उनसे, कितने स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन में मुस्लिम लीग के साथ अलायंस करना, साथ जमात इस्लामी जो फजल रहमान ग्रुप है वो भी आ जाएंगे, बलूचिस्तान के जो है वो कुछ रहनुमा आ गए मुस्लिम लीग नून के साथ अलायंस करने के लिए, क्या इससे जो है मुस्लिम लीग नून की जो सियासी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी इस इलेक्शन में? देखिए, इलेक्शन के हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की पूरी तैयारी, और शायद कराची में अगर कोई जमात इलेक्शन के हवाले से कैंपेन चला रही है तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है। हमने अब तक तकरीबन कराची शहर के अंदर इलाकाई सतह पे तकरीबन 5 जलसे किए हैं, जिसमें हमने आगाज किया था मलीर से, औरंगी टाउन में, उसके बाद कोरंगी में, लियाकताबाद में, गुलशन इकबाल में, और कल हमारा वर्कर्स इजलास भी था। अब तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो पूरी 8 तारीख को करा दें, वो 2 महीने के बाद बजाय 1.5 महीने में करें। हमारी मुकम्मल तैयारी है, हम इलेक्शन से दूर नहीं जा रहे, हम तो तैयार हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। हमने तो तकरीबन 25 से 30% जो है इलाकों के अंदर अपने इलेक्शन ऑफिसेस का इफ्तिताह भी कर दिया है, और रोज की बुनियाद पे हमारे इलेक्शन ऑफिसेस का इफ्तिताह हो रहा है। हमारे कारकुनान, हमारे लोग मुतहर्रिक हैं और पूरी तरह से इलेक्शन के तैयारी में मशगूल हैं। तो हमें तो इस बात का बिल्कुल ये वो नहीं है
इलेक्शन बिल्कुल 8 फरवरी को होना चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए और उसके लिए मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पूरी तरह तैयार है। जहां तक बात है नून लीग की या किसी जमात की, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन का डेट है और एक दूसरे से हमारा बातचीत चल रही है। नून लीग के साथ हमारी गुफ्तगू हुई है और कुछ हमारी चीजें हैं जो हमने उनसे बहुत क्लियरिटी के साथ जाकर बात की है कि ये वो चीजें हैं जिसमें आईनी तरामीम है, जिसमें बल्दियाती निज़ाम की मजबूती है, जिसमें हम अब इस इलेक्शन के अंदर चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन जिससे के चेहरे बदलें बल्कि निज़ाम बदले और निज़ाम इस तरह बदलेगा कि फिर जो बल्दियाती इख्तियारात हैं, जो बल्दियाती सिस्टम है, जो जहाँ से लोगों को लीडरशिप मिलती है, जहाँ से पाकिस्तान को लीडरशिप मिलती है, आपने उसका दरवाजा बंद कर रखा है। लिहाजा वो मसाइल, वो चीजें जो कम से कम निचली सतह पे जानी चाहिए, क्योंकि एमएनए एमपीए का काम नहीं होता कि वो जाके तरक्याती काम कराए, वो जाके सड़कें बनवाए, वो जाके काम कराए, ये तो बल्दियाती ने। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जमहूरी ताकतें, जमहूरी कुव्वतें, जमहूरी जमातें कभी भी इस बल्दियाती निज़ाम को जिस तरह मजबूत करना चाहिए उस तरह से नहीं किया गया। और इस बात पे आज मुस्लिम लीग नून से जो हमारी बात चल रही है या जीडीए से जो बात हुई है या एनपी से भी जो बात चल रही है, वो सब पिछले दिनों हमने हवाई टावर में एक कॉन्फ्रेंस किया था और जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमात के लोग आए थे, मुख्तलिफ अकाबरीन आए थे, सिविल सोसाइटी के लोग आए थे, उसमें बड़े वकला आए थे, बैरिस्टर्स आए थे, बड़े माहिरीन आए थे और उन्होंने इस बात का इदराक किया और कहा है कि जब तक मुल्क के अंदर बल्दियाती निज़ाम मजबूत नहीं होगा और निचले तबके के गली कूचे के लोगों को अख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जाएंगे, जितने भी इलेक्शन हो जाएं, आम पाकिस्तानियों की किस्मत में तब्दीली नहीं होगी। अगर आप पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं, पाकिस्तान के आम 24 करोड़ अवाम को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो हम तो कराची की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम हैदराबाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अगर निज़ाम में तब्दीली आएगी, बल्दियाती निज़ाम मजबूत होंगे, मेयर मजबूत होगा, उसके पास अख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, उसके पास माली अख्तियारात होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो पंजाब में भी होगा, लड़काने में भी होगा, शिकारपुर के भी मेयर को अख्तियारात मिलेंगे। तो हम तो कहते हैं कि जिस तरह वफाक से सूबे को अख्तियारात मिला है 18वीं तरमीम के तहत, इसी तरह अज़ला भी मजबूत होने चाहिए और सूबे अख्तियारात अपने जिले की तरफ मुंतकिल करे। 4 वज़ीर आला पूरे अख्तियारात का मरकज बनकर और सारी चीजें अपने हाथ में रख ले, इस तरह पाकिस्तान ना तरक्की की तरफ गामज़द हो सकता है और ना पाकिस्तानी कौम 24 करोड़ जो है उनकी किस्मत बदल सकती है। तो लिहाजा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बात पे पूरी कन्विक्शन के साथ लगी हुई है कि आईनी तरमीम की जाए और इख्तियारात निचली सतह को मुंतकिल किए जाए। बिल्कुल। अच्छा आसिफ बाजवा साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने अभी सुना कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या था और एमक्यूएम का क्या है, आप लोगों के साथ भी और पीपल्स पार्टी के साथ भी। मुझे ये बताएं कि हम जब भी देखते हैं इलेक्शंस के अंदर, जब से खैर एटलीस्ट मैं जब से देख रही हूँ, तो मैंने यही देखा कि नेशनल लेवल पर जो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी उभर कर आती है, कोई एक सियासी पार्टी नहीं है, उसे हमेशा इलाक़ करना पड़ता है दूसरे सियासी जमातों के साथ दूसरे सूबों के अंदर। इस पाकिस्तान में अब तक नेशनल पार्टी के तौर पर, एक बड़ी पार्टी के तौर पर जो चारों सूबों के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, इस दफ़ा भी इलेक्शन में वो नज़र नहीं आ रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? ये डिपेंड करता है कि जो पार्टीज हैं उनके जो वो मेहनत कितनी करती हैं, उनकी बुनियादी तंजीम जो है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या तंजीम है, फिर डिवीजन वाइज है, ये तंजीम साजी पे डिपेंड करता है। और उसकी मिसाल फिर उस तरह है कि एक दफा 2 थे अक्सरियत से मियां नवाज शरीफ साहब भी कामयाब हुए, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अकेले हुकूमत एक दफा की और उसके बाद हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट ही रही। तो ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि हमें नहीं लग रहा कि जी किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट हो, ये मैं ये समझता हूँ ये तो डिपेंड करता है जब इलेक्शन आएंगे और उसमें क्या सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी, हर पार्टी अपने झंडे या अपने इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी या कोई दूसरी पार्टी के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी। तो ये बात आपकी दुरुस्त है आज की तारीख तक के, चूंकि ऐसी पार्टियां नहीं है। देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी मुख्तलिफ सूबों में, आई मीन टू से सिंध में भी, बलोचिस्तान में भी और केपी में भी हम सीट टू सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। और अगर हमारी ये सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी तो इसका मतलब ये है कि दीगर पार्टियां जो हैं
वो अपने अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेगी। अगर हर पार्टी अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेगी तो फिर तो मुश्किल है एक पार्टी का होना। लेकिन जो बात आपने फरमाई, मैं उसका उसका बुनियादी जो रीजन है वो ये है कि आजकल बुनियादी तौर पे इंडिया में भी 2 पार्टी सिस्टम है। छोटी छोटी पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम की 2 पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। इसी तरीके से यूके में भी 2 पार्टियां हैं। इसी तरीके से ये कंजर्वेटिव है और लेबर पार्टी है। इसी तरीके से यूएसए में भी 2 पार्टी सिस्टम है। जब 2 पार्टी सिस्टम होगा तो फिर एक पार्टी की गवर्नमेंट आती है। जब ज्यादा पार्टियां होती हैं, किसी सूबे में कोई पार्टी, किसी सूबे में कोई पार्टी, किसी सूबे में कोई, यहाँ पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, डेवलप नहीं हो सका। यहाँ पे मुख्तलिफ सूबों की हद तक पार्टीज हैं और 1-2 मासवाए 2 पार्टियों के, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी जमात नहीं है कि जो कहे कि मैं सब सूबों में वो कोई अक्सरियत हासिल कर सकेंगे। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, सेवरल पार्टीज हैं। इस वजह से एक पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। और आपने जो कैफा लगाया है, जो अंदाजा लगाया है, वो दुरुस्त है, क्योंकि हर पार्टी जो है मेरे ख्याल में 2 पार्टियों के अलावा वो तकरीबन एक सूबे में ही चंद सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। और इस वजह से एक पार्टी का 2/3 मेजॉरिटी लेना या सिंपल मेजॉरिटी लेना भी मुमकिनात में से नजर नहीं आता। मेरा सवाल जो है इसके बाद सेकेंडरी क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट ये है शमीम साहिबा से भी और आपसे भी, कि जब लोग इससे कंफ्यूज नहीं होगा, वोटर इससे कंफ्यूज नहीं होगा कि उसके पास चूज करने के लिए जो है वो 10 पार्टियां हैं, वो किसको चूज करेंगे? हाँ। मतलब वोट बैंक, अब नस्ल तो बहुत आगे बढ़ गई है ना। अगर हम 2000 से भी लगा लें, यंगस्टर्स की बात कर लें, ठीक है, जैसे बिलावल कह रहे हैं कि यूथ हमारे साथ हो, यही यूथ का नारा जो इमरान खान ने लगाया था। तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो इतनी डिवीजन हो गई है पार्टीज की, नेशनल लेवल पे कोई पार्टी नहीं रही, या चले 2 पार्टी नहीं होती, 3 से 4 पार्टीज भी है, कोई ऑप्शन होता तो अब तो यहाँ ऑप्शन तो इतने 1000 ऑप्शन है ना कि आप एमक्यूएम को वोट दे दें यहाँ पर, या आप जमात इस्लामी को दे दें। मैं चले मैं कराची की एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, पीपल्स पार्टी को दे दें। पीपल्स पार्टी 15 साल से है सिंध के अंदर। एमक्यूएम चले उसके मद्दे मुकाबिल आ जाती है, लेकिन नून लीग का तो इतना कभी यहाँ पर हमने देखा ही नहीं कि कभी होल्ड रहा हो कराची में या सिंध में। मुस्लिम लीग नून ज़्यादातर जो है वो पंजाब में रही है, पीपल्स पार्टी सिंध में रही है। बलूचिस्तान के सरदारों की अगर बात की जाए तो वो बलूचिस्तान में रहे, केपीके में भी खास जो है वो आपको सियासी रहनुमा नज़र आते हैं। तो ये एक हमारे लिए अलमिया नहीं है कि हम कोई नेशनल लेवल की पार्टी बनने के मतलब है ही नहीं सामने के जिसको हम कह के भाई ये पार्टी है, इसका ये मंशूर है सियासी और ये तमाम सूबों में यकसा काम करेगी। इस तरह का कोई सिस्टम पाकिस्तान की सियासत में नजर नहीं आता। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको ये अर्ज किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात रही है जिसने एक इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी हासिल की थी। इसका मतलब ये था चुकी है ना पीपल्स पार्टी का, से भी मेरा यही सवाल था। शमीम साहिबा अगर सुन रही हो तो शमीम साहिबा, ऐसा क्यों नहीं है ऐसा कि आप लोगों ने स्टार्ट किया नेशनल पार्टी से? मुस्लिम लीग नून की भी बात कर लूं, मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं, नेशनल लेवल पे आप लोगों ने पार्टी से स्टार्ट किया, फिर सूबों में आप लोग रह गए, क्यों? देखिए, मैं ये समझता हूं, मुनीबा देखिए, हमने कभी भी नहीं कहा कि हम सिर्फ सिंध की पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल पार्टी है और पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉमन भी रही है। पूरे अक्सरियत के साथ हम आए थे। वो बात की बात है कि सूरत हाल क्या बनी और आइंदा क्या बनने जा रही है। आपको बेहतर पता है पाकिस्तान की सियासत का कि रातों रात पार्टियां बदलती जाती हैं, रातों रात लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है वो 2018 के इलेक्शन थे कि किस तरह हेलीकॉप्टर भर भर के और जहाज भर भर के लोगों को लाया और ले जाया गया। तो मैं समझती हूँ कि नेशनल पार्टी बनने के लिए पार्टी नहीं बल्कि पार्टी में रहने वाले ज्यादा जिम्मेदार हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी को एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशनल पाकिस्तान के मसाइल को खत्म करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है। उसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा। इसमें पार्टी का कोई कसूर नहीं है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो। लेकिन जमातें तो एक ही होती हैं, लेकिन जमात के रहने वाले लोग जो हैं वो आगे पीछे दाएं बाएं हो जाते हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ कि हमें आइंदा के लिए अपना सही इंतखाब करना पड़ेगा सियासी किबलों का, कि हमारा सियासी किबला क्या है और हम क्या पाकिस्तान के लिए करते रहें। तो पाकिस्तान की आवाम बाशऊर हो चुकी है और पाकिस्तान की आवाम को मजीद बाशऊर होने की जरूरत है कि उनको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी का मंशूर क्या है। हम इलेक्शन का मंशूर लेके मैदान में जाहिर है हर पार्टी उतरती है, हम भी उतरेंगे। अगर हमारा मंशूर नौजवानों के लिए और नौजवान चेयरमैन की क़यादत में मौजूद है
क्योंकि पाकिस्तान की अक्सरियत इस वक्त जो है 50% से ज्यादा नौजवान है। और मैं समझती हूँ इस वक्त वाहिद जो रोशनी की उम्मीद की किरण है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, जो नौजवानों के लिए एक मंशूर लेकर आए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का चमकता हुआ सितारा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत है। जी जी, आसिफ साहब आप क्या कहेंगे? चले, बिलावल भुट्टो जरदारी में पीपल्स पार्टी में से नजर आते हैं कि वो ऐसी फिगर है जो यूथ के साथ लीडरशिप कर सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन मुस्लिम लीग नून में किसको समझा जाए कि वो आगे कैंडिडेट हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए? देखिए, मैं इससे पहले थोड़ा सा ना जो आपका पहला सवाल था उसमें मैं थोड़ा सा उसमें भी मैं अपनी इनपुट देना चाहता हूँ। देखिए, बात ये है कि जो दो बातें हैं ना कि पाकिस्तान एक पार्टी और दूसरी पार्टी, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें इलेक्शन कमीशन को ये रिविजिट करने की जरूरत है कि ये इतनी खुली छुट्टी और खुली आजादी नहीं होनी चाहिए इलेक्शन लॉज में कि जब भी कोई शख्स चाहे वो एक पार्टी को छोड़े और दूसरी में ज्वाइन कर ले। उसके लिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरी बात आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, और मेरा ख्याल से ये रिस्ट्रिक्शन भी होनी चाहिए कि हर जो है वो 2-3 अफराद मिलके नई पार्टी ना बना लें। नहीं, ये भी बात आपकी दुरुस्त है, रिविजिट करने की जरूरत है। जब कोई चाहे, जो चाहे, जब अगर कोई आदमी कोई एक पार्टी को छोड़े तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदियां होना चाहिए कि वो एक इलेक्शन जो है ना वो इलेक्शन को मिस करेगा और उसके अलावा नेक्स्ट इलेक्शन में वो हिस्सा ले सकेगा। इस तरह की कोई रिविजिट करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अब जो बात आपने की कि जो इलेक्शन की बात है, बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, देखें हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो है। जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो यकीनी तौर पे बिलावल भुट्टो साहब अपने लिए और मुल्क के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अपना चार्टर पेश करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहबर जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। हमारी पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। एक बात। दूसरी बात, बिल्कुल मैं एक जी कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है? आसिफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आसिफ साहब, मेरे ख्याल से उनकी आवाज नहीं आ रही है। शमीम मुमताज साहिबा, मैं आपसे ये एंड में बस क्विकली एक कमेंट ये इस बात पे लेना चाहूंगी कि क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही कैंडिडेट हैं या कोई और ऑप्शन भी सोचा हुआ है? नहीं, बिल्कुल हमारा कैंडिडेट एक ही है और वो हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, क्योंकि इस वक्त मैंने कहा ना वो नौजवान है, एनर्जेटिक हैं और उन्होंने सबूत दिया है वजीर खारजा के किरदार में जब पाकिस्तान मुश्किल में था और किस तरह पाकिस्तान को निकाला है। तो हमारा तो वोट ही सारा यही है कि हमने चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाना है और इंशाल्लाह 2024 का सूरज जो है वो पाकिस्तान की तारीख में एक कामयाबी की अलामत बनकर चेयरमैन साहब का ही निकलेगा और वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही होंगे। जी बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज साहिबा। इसी के साथ जो है वो मैं आसिफ बाजवा साहब को भी शुक्रिया अदा करूंगी और अबू बकर साहब भी जिन्होंने अपनी कीमती राय से हमें जो है प्रोग्राम में आगाह किया। हमने कोशिश की कि हम प्रोग्राम में जान सकें कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर आगे कोई क्या बहाने हो सकते हैं या पार्टीज में कोई ना इत्तफाकी हो, तो उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन लगता है कि अब तक की गुफ्तगू से कि तमाम पार्टीज़ जो है वो तैयारी कर रही हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है वो सही तरीके से चल रही है, क्योंकि मुख्तलिफ अलायंसेज हमें मुख्तलिफ सूबों में नज़र आ रही हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला प्रोग्राम में, लगता नहीं है कि कोई नेशनल लेवल की पार्टीज़ है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जैसे शमीम साहिबा कह रही थी कि मुकामी पार्टीज़ के साथ अलायंस करके जो है वो गवर्नमेंट बनाई जाएगी। कुछ इसी तरह की सूरत हाल होगी। फिलहाल मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।